Hey guys, what's up? This is Satyanarayan Prajapat, 2019 batch IPS. And before starting the video, I would like to ask you some questions. So the first question to you is, you people are preparing for which competitive exam? आप लोग comment section में कौन से competitive exam की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में please let me know so that I can make more videos related to the exam which you are preparing for. The second question is that अगर आप में से कोई भी if any one of you want to start preparation for a new exam, whether it is UPSC or RPSC, RAS or any particular exam, please let me know so that I can make a video related to how you can start the preparation, which is the book list you should follow, what should be the strategy for that particular exam. So now coming back to this series, this is the series which we started, History of Rajasthan, and this is part 3 of this particular series, and this is mainly useful for the exam conducted by RPSC and RBSC, and it is very useful for the RAS exam which RPSC conducts every 2 or 3 years. So अगर आप लोगों का RAS बनने का सपना है, RPS बनने का सपना है, तो आप ये सीरीज डेफिनेटली देखें. And before proceeding further, let's have a quick recap at what we have discussed till now. So in the first video हम लोगों ने डिस्कस किया था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में. उसमें से हमने देखा था कि कालीबंगा, आहड़, बैराट, बागोर, गणेश्वर, ये जो हैं वो राजस्थान की प्रमुख सिविलाइजेशंस थी. हमने देखा था कि कालीबंगा, आहड़ जो हैं वो लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल टाइम पर थी, और जो बैराट हैं और बागोर जो हैं ये मौर्यकालीन साम्राज्य के पैरेलल थी. उसके बाद में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से पूर्व मध्यकाल में राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में राजपूत राजवंशों का उदय होता है. उसमें से हमने देखा था कि जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है उसमें गुहिल राजवंश का उदय होता है, मारवाड़ का जो क्षेत्र था उसमें गुर्जर प्रतिहार, आबू के जो क्षेत्र हैं उसमें परमार, और जो सांभर का जो क्षेत्र था उसमें चौहान राजपूत राजवंशों का उदय होता है. उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जो मध्यकालीन राजस्थान है उसमें ये जो वंश हैं वो अपने राजनीतिक सत्ता के चरम पर पहुंचते हैं, और किस तरह से इनका जो मुस्लिम राजपूत रूलर्स जो हैं उनके साथ संघर्ष की कहानी चलती है. सो वी ऑल्सो डिस्कस्ड, वी स्टार्टेड विद द गुहिल सिसोदिया वंश, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि हमीर जो है वो इसका प्रोमिनेंट किंग था, और उसके बाद में लाखा हमीर का पुत्र था, और जो लाखा का पुत्र राणा कुंभा है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि उसने मालवा का जो सरदार था महमूद खिलजी उसको हराया था, और उसके बाद में विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था. उसके साथ साथ उसने मेवाड़ में यानी कि जो चित्तौड़गढ़ है उसके अलावा और भी बहुत सारे किलों का निर्माण कराया था, जिसमें से कुंभलगढ़ और अचलगढ़ प्रमुख थे. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस क्लास. राणा कुंभा के बाद हम डिस्कस करेंगे राणा सांगा. तो राणा सांगा जो है वो राणा कुंभा के ही पुत्र हैं, और इनका जो शासनकाल है वो 1509 से 1528 ईस्वी यानी कि 16वीं शताब्दी इनका शासनकाल है. इनके बारे में पहले कुछ युद्ध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो गागरोन के युद्ध में इन्होंने मालवा के जो महमूद खिलजी II है उसको हराया था. सो देयर इज एन इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, जो राणा कुंभा है उन्होंने मालवा के जो किंग है महमूद खिलजी को हराया था, लेकिन जो गागरोन का युद्ध जो है उसमें राणा सांगा ने महमूद खिलजी II को हराया था, और जो पहला वाला जो युद्ध था उसमें राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया था. तो ये एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जिसमें कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए हमें याद रहना चाहिए. उसके बाद में जो खतौली का जो युद्ध था, जिसको खटोली भी कहते हैं कुछ लोग, उसमें उन्होंने दिल्ली के जो सुल्तान हैं इब्राहिम लोदी उनको पराजित किया था, और इस तरह से अपनी जो सैन्य शक्ति जो है, जो एक इनका जो सेनापति का जो पावर है वो उन्होंने डिस्प्ले किया था, एबिलिटीज जो रण कौशल है. तो गागरोन का युद्ध और खटोली का युद्ध जो है वो राणा सांगा से जुड़ा हुआ है. हालांकि उसके बाद में खानबाग के मैदान में उन्होंने बाबर के खिलाफ राजपूत और
कुछ मुस्लिम राजाओं को एकत्रित किया था और बाबर के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया था। हालांकि इसमें राणा सांगा की बुरी तरह हार हुई थी। उसके प्रमुख कारण रहे थे जो बाबर है उसकी सेना का उसने बहुत ही अच्छे तरीके से नेतृत्व किया। उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम जब मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो बाबर का है वो नेतृत्व राजपूत राजाओं से अलग था। और उसके साथ साथ भारत में पहली बार जो है वो गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ था, यानी कि जो तोप खाने हैं उसमें उन्होंने गन पाउडर यूज किया था, बारूद, और जिसकी वजह से जो राजपूत जो सेना है वो मुगलों की सेना के सामने टिक नहीं पाई थी। और इस युद्ध में राणा सांगा को काफी सारी चोटें भी पहुंची थी। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये राणा सांगा की तस्वीर है। इनकी एक आंख क्षतिग्रस्त है, इनका एक हाथ क्षतिग्रस्त है और एक पैर भी इनका क्षतिग्रस्त है। तो इस तरीके से ये जो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो राजपूत जो साम्राज्य है या जो राजपूत सत्ता है उसके लिए बहुत ही निर्णायक लड़ाई थी। इसके बाद में जो राजपूत जो क्षेत्र थे उनकी जो बागडोर है वो मुगलों के हाथ में आ गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो खानवा का जो युद्ध है वो राजस्थान की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है। हालांकि खानवा का युद्ध राणा सांगा हार गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये परिचय दिया कि चरित्र और आत्मबल से उन्होंने ये पुष्टि की कि उच्च पद और चतुराई की अपेक्षा स्वदेश रक्षा और मानव धर्म का पालन करने की जो क्षमता है उसका अधिक महत्व है। यानी कि हम कह सकते हैं कि राणा सांगा जो है वो राजस्थान के इतिहास के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग है। सो राणा सांगा के बाद में हम डिस्कस विक्रमादित्य, जो कि राणा सांगा के पुत्र हैं। तो विक्रमादित्य के समय पर गुजरात के जो शाह हैं बहादुर शाह, उन्होंने चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण किया था और उसकी वजह से चित्तौड़ को जो है वो बहुत भारी जान और माल का नुकसान उठाना पड़ा था। उसके बाद में जो बनवीर है, इसका नाम आपने निश्चित रूप से इतिहास में पढ़ा होगा। बनवीर ने विक्रमादित्य की छलावे के साथ हत्या कर दी थी और उसका इरादा विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह को मारने का भी था ताकि वो मेवाड़ की सत्ता पर काबिज हो सके। लेकिन जो भारतीय इतिहास और जो राजस्थान के इतिहास में बलिदान की जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है पन्ना धाय, उन्होंने बनवीर को अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दिया और उन्होंने उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को लिटा दिया था और उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ पहुंचा दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पन्ना धाय का जो देश प्रेम जो है और जो त्याग है वो एक भारतीय इतिहास की अनूठी घटना है, अनूठा उदाहरण है। बाकी विक्रमादित्य के टाइम पर ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ था। मेवाड़ की स्थिति संतोषजनक थी लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी। विक्रमादित्य के बाद मेवाड़ की सत्ता पर काबिज होते हैं उदय सिंह। तो ये क्रम जो है वो थोड़ा हमें याद रखना चाहिए। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अब तक सबसे पहले राणा कुंभा जो सबसे प्रोमिनेंट किंग है उनमें से, उनसे भी पहले हमीर और राणा लाखा आते हैं, लेकिन उनका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है इसलिए हम ज्यादा एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है। लेकिन उसके बाद में राणा कुंभा, फिर राणा सांगा और उनके पुत्र विक्रमादित्य जिनका भी कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है इसलिए एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, और उदय सिंह। तो हम देखते हैं उदय सिंह के बारे में। इन्होंने लगभग सन 1559 में उदयपुर जो शहर है उसकी स्थापना की थी। उसी वक्त उदय सिंह के शासन के दौरान ही अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो चित्तौड़ का जो शासक था उदय सिंह, वो अपने मंत्रियों की सलाह पर चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया पर छोड़कर गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था। यानी कि ये युद्ध का जो मैदान है उसको छोड़कर भाग गया था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। ये जो लड़ाई थी अकबर की मुगल जो सेना थी उसमें जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया वीरगति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन जो अकबर जो है वो इनकी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ था और उसके फलस्वरूप आगरा का जो किला है उसके द्वार पर उसने पाषाण की मूर्तियां बनाई थी। यानी कि उसने स्टोन स्कल्पचर्स बनवाए थे जयमल और फत्ता के। सो जयमल और फत्ता ने अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है that may be asked, we should remember their contribution. So let's move ahead. After उदय सिंह सबसे प्रोमिनेंट फिगर जो हैं गोहिल सिसोदिया वंश के वो हैं महाराणा प्रताप। ये सिर्फ गोहिल सिसोदिया वंश के ही नहीं, हम जानते हैं कि पूरे राजस्थान का जो इतिहास है उसमें सबसे बड़ा नाम है महाराणा प्रताप का। तो इनका जन्म 1540 में कटारगढ़ में हुआ था।
जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि कौन सा जो किला है उसका सबसे ऊंचा जो भाग है, जो सबसे ऊपर का जो भाग है उसको कटारगढ़ कहते हैं। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, अदरवाइज इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल द आंसर, कटारगढ़ कौन से किले में है। और इनको जो पहाड़ी बाग है इनमें इनको कीका के नाम से जाना जाता था। कीका का नाम का मतलब होता है छोटा बच्चा। हम जानते हैं ये वाली चीज भी कि अकबर जो है उन्होंने राणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की थी, बहुत प्रयास किए थे, लेकिन वो अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाए थे। जो राणा प्रताप जो है उन्होंने अकबर के जो ऑफर्स थे कि वो उनके जो किंगडम है उसमें शामिल हो जाए, उनको राणा प्रताप ने बुरी तरह से ठुकरा दिया था। उनको कोई वैभव का प्रलोभन नहीं था। उनको जो ज्यादा प्रिय थी वो थी अपनी मातृभूमि की रक्षा और स्वदेश प्रेम। तो उन्होंने अपना जो कर्तव्य परायणता जो है उसका बहुत ही साहस से उसका उत्तरदायित्व निभाया। उसके बाद में जो प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस वाली जो घटना है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी जो है वो राजसमंद जिले में है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है विच वी शुड रिमेम्बर। और अकबर की जो सेना है उसका सेनापति जो था वो मान सिंह था, जो अकबर को बंदी बनाने या मार पाने में असफल हो गया था। और जो राणा प्रताप है वो यहाँ से अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर यहाँ से निकल गए थे। उसके बाद में सन 1582 में दिवेर के युद्ध में अकबर का जो प्रतिनिधि था सुल्तान खान, उसको राणा प्रताप ने मार दिया था और अपनी जो वीरता है उसका प्रदर्शन किया था। उसके साथ साथ जब तक राणा प्रताप बूढ़े हो गए थे और जो अपना जीवन का जो अंतिम काल था उसके पहले पहले उन्होंने चित्तौड़ और मांडलगढ़ जो है उसके अतिरिक्त मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर वापस पुनः अपना अधिकार जमा लिया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा बखूबी की थी और मरते दम तक उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का जो प्रण है उसको त्यागा नहीं था। जैसा कि हम देखते हैं कि जो बाकी राजपूत राजा थे उन्होंने लगभग अपना जो स्वतंत्रता जो है उसको मुगल साम्राज्य के तहत अधीन कर दिया था, लेकिन राणा प्रताप एक ऐसे शासक हैं जिन्होंने इस चीज के सामने घुटने नहीं झुकाए थे। सो लेट्स मूव अहेड। अब देखते हैं प्रताप जो है उसके बाद के मेवाड़ का जो है उसका क्या हालचाल है। तो जो राणा प्रताप है उनके पुत्र थे अमर सिंह, जिन्होंने मुगलों से संधि कर ली थी। यानी कि राणा प्रताप ने अपने जो स्वाधीनता है उसको बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि अमर सिंह को मुगलों से संधि करनी पड़ी। तो इस तरह से अमर सिंह जो है वो मेवाड़ के पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों से संधि की और शांति बहाल की। उसके बाद में जो अगला और जो लास्ट प्रोमिनेंट मेवाड़ जो शासक था वो है राज सिंह। तो उन्होंने जनता को दुष्काल से सहायता पहुंचाने के लिए तथा कलात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए जो राजसमंद जो झील है उसका निर्माण करवाया था। राजसमंद झील आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। तो ये जो राजा राज सिंह है उनका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। उसके साथ साथ जो निर्माण कार्य और जो साहित्य के जो कार्य हैं वो राजा राज सिंह के टाइम पर काफी ज्यादा हुए थे। ऐसा माना जाता है कि जितने कार्य और साहित्य को जो बल मिला था वो राणा कुंभा के वक्त को छोड़कर बाकी मेवाड़ को कभी भी नहीं मिला। तो इस तरह से अगर हम साहित्य और जो निर्माण कार्य हैं अगर उस पे नजर डालें तो राणा कुंभा और राणा राज सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके साथ ही हमारा मेवाड़ का जो पार्ट था, मेवाड़ के जो गुहिल सिसोदिया वंश है वो समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है कछवाहा वंश। तो कछवाहा वंश जो है वो उसकी मेन जो मुख्य गद्दी थी वो आमेर थी और ये लगभग 12वीं शती जो है उसमें इतिहास मंच पर आते हैं। इनके जो प्रारंभिक शासक हैं उनमें दुले राय और पृथ्वीराज का नाम काफी प्रसिद्ध है। तो पृथ्वीराज जो है ये राणा सांगा का सामंत था और इसने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद में जो पृथ्वीराज है इसने लगभग दौसा, रामगढ़, खोह, झोंटवाड़ा, गेटौर और आमेर यानी कि जो जयपुर के आसपास का जो एरिया है उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। और इस तरह से कछवाहा वंश जो है उसका राजवंश जो है वो भारतीय इतिहास के दृष्टिपटल पर आया। लगभग सन 1547 में जो आमेर है उसकी जो बागडोर है वो राजा भारमल ने संभाली।
आप लोगों ने आई थिंक जोधा अकबर मूवी देखी होगी, तो उसमें जो राजा जो दिखाया गया है, राजा भारमल, उसने लगभग 1547 ईस्वी में आमेर की बागडोर संभाली। और आपने जैसा भी मूवी में देखा भी था कि जो अकबर की शक्ति है उसके महत्व को समझते हुए उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और जो अपनी पुत्री है हरकूबाई, उसका विवाह अकबर से करवा दिया था। हालांकि जोधा अकबर मूवी में उनका नाम जोधा दिखाया गया है, लेकिन हमारी पुस्तक जो है वो ये कहती है कि उनका नाम जोधा नहीं था बल्कि हरकूबाई था। तो इसलिए अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें ये गलती नहीं करनी है और हमें बुक को सही मानते हुए हरकूबाई सही को ही टिक करना है। और ये जो क्वीन थी, जो अकबर की जो बेगम थी, और वो बाद में इतिहास में मरियम उजमानी के नाम से विख्यात हुई थी। तो इनका ये नाम भी हमें याद रखना है। और ये मैंने उनकी फोटो ढूंढने की कोशिश की जो मुझे इंटरनेट पे मिली। इस वंश का जो सबसे प्रोमिनेंट जो किंग है वो है राजा मान सिंह। तो मान सिंह जो है वो अकबर के दरबार में एक योग्य सेना नायक था, और अकबर को उसने काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। और जो अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से ये एक रत्न भी राजा मान सिंह थे। उसके साथ साथ अकबर का जो मनसबदारी जो सिस्टम था, मनसबदारी सिस्टम में ऐसा होता था कि जो भी अलग अलग जो राजा हैं उनको जो घोड़ों की और जो पैदल जो सेना है उसको एक सेना इकट्ठी करनी होती थी, और इसके हिसाब से वो जो उनकी जो सेना की जो क्षमता होती थी उसके हिसाब से उनको अलग अलग रैंक दी जाती थी। तो 7000 जो मनसब जो रैंक है वो हाईएस्ट रैंक होती थी। तो जो राजा मान सिंह है उनको अकबर ने हाईएस्ट मनसब वाली जो रैंक है वो प्रदान की थी, यानी कि इनका बहुत ही ज्यादा योगदान था अकबर की सफलता में। उसके साथ साथ निर्माण कार्य की दृष्टिकोण से उन्होंने आमेर में शिला देवी मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जो है वो जगत शिरोमणि मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो आई थिंक याद रखने में थोड़ी आसानी रहेगी, इसलिए आई हैव इंक्लूडेड दिस पिक्चर। राजा मान सिंह के बाद में हम चलते हैं आगे। जो आमेर के जो शासक हैं उनमें प्रोमिनेंट नाम है मिर्जा राजा जय सिंह का। तो मिर्जा राजा जय सिंह जो है, इनको मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी, और इनका जो कार्यकाल है वो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन तीनों मुगल शासकों की सेवा में गया था। लगभग इन्होंने 45 साल तक अपनी सेवाएं दी थी। शाहजहां जो है उन्होंने इनको मिर्जा राजा खिताब दिया था, और उसके बाद औरंगजेब जो है उन्होंने इनको मराठाओं के विरुद्ध जो है नियुक्त किया था। और मराठाओं में जो सबसे प्रोमिनेंट जो किंग है शिवाजी, उनके साथ इनका काफी संघर्ष चला था, और सन 1665 में शिवाजी को इन्होंने पराजित कर दिया था, जो पुरंदर का युद्ध हुआ था, और उसके बाद में उनको पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अकबर की जो सेना में जो प्रमुख सेनापति थे वो भी आमेर के थे, राजा मान सिंह। और जो औरंगजेब है उसकी सेना में भी जो एक प्रमुख जो चेहरा जो है वो है सवाई राजा मिर्जा राजा जय सिंह। उसके साथ साथ उन्होंने आमेर के महल और जयगढ़, जो आमेर के महल के जस्ट पास में ही है, वो बनवाया था, और औरंगाबाद में इन्होंने जय सिंहपुरा जो है वो भी बनवाया था। तो ये इनकी जो वास्तुकला है उसके जो प्रति रुचि है उसको दर्शाता है। तो मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं मिर्जा राजा जय सिंह टू की तरफ। तो इनका जो कार्यकाल है वो भी लगभग 45 वर्ष का है, सन 1700 से लेकर 1743 तक का। इनको जो है वो मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था औरंगजेब की तरफ से, और इन्होंने जो राजपूताना में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए और मराठाओं का मुकाबला करने के लिए भरत भीलवाड़ा जो है वहां पे एक हुरडा नाम की जगह है, वहां पर राजपूत राजाओं का सम्मेलन करवाया था। लेकिन वहां पर जो जिस उद्देश्य के साथ इन्होंने सम्मेलन करवाया था उस उद्देश्य से की पूर्ति नहीं हो पाई थी। उसके साथ साथ जो जय सिंह टू जो है उसका और भी बाकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है, बिकॉज वो एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, खगोलविद, विद्वान, साहित्यकार और कला का पारखी था। तो हम देखते हैं कि किस किस तरीके से जय सिंह टू ने हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में कंट्रीब्यूट किया है। तो सन 1725 में उन्होंने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई। उस वक्त जो नक्षत्रों की जो सारणी अवेलेबल थी जिसको जिज कहा जाता था, जिज, तो वो जो है उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी। उन त्रुटियों को ठीक करने के लिए उन्होंने नक्षत्रों की एक शुद्ध सारणी बनाई। और वो बनाई कैसे इन्होंने, उसके लिए उन्होंने 5 अलग अलग जगह पर दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस, इनमें उन्होंने ऑब्जर्वेटरीज यानी वेधशालाओं का निर्माण करवाया जो कि एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को मेजर कर रही थी।
तो जो ग्रह नक्षत्र है उनकी किस गति से वो आगे बढ़ते हैं, किस गति से वो घूमते रहते हैं, वो सब ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने 5 जगह पर ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी। और हम सब जानते हैं जयपुर में जो ऑब्जर्वेटरी है उसका नाम है जंतर मंतर, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी भी है। उसके साथ साथ उन्होंने सन 1727 में जो जयपुर जो शहर है उसकी स्थापना की थी, और इसका जो नगर नियोजन जो है वो वर्ल्ड में फेमस है। और उसका जो वास्तुकार जो था वो था विद्याधर भट्टाचार्य। तो इन सम टाइम इन द एग्जाम इट मे बी आस्क्ड कि जयपुर का जो वास्तुकार है उसका नाम क्या है, तो विद्याधर भट्टाचार्य, वी शुड रिमेम्बर दिस। उसके साथ साथ उन्होंने सुदर्शनगढ़ यानी कि जो नाहरगढ़ का किला है उसका निर्माण भी करवाया था। और जो जयगढ़ जो किला है उसमें जो जय बाण जो है वो राजा जय सिंह टू ने बनवाई थी। तो देर शुड बी अ क्लैरिटी कि जो जयगढ़ का जो किला है वो राजा जय सिंह वन ने बनवाया था, लेकिन जो जय बाण जो है जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, जिसका मैंने चित्र यहाँ पर लगाया है, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ी एक तोप है, और उसका जो निर्माण जो है वो राजा जय सिंह टू ने करवाया था। So by now we have covered 2 important dynasties. The first one was मेवाड़ के गोहिल और सिसोदियास, और जो सेकंड था वो था आमेर के कुछ कछवाहा शासक। उसके बाद में जो आगे वाले जो 2 बचते हैं उनमें सांबर के चौहान और जो जोधपुर के जो राठौड़ हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। So now the time for you people to give feedback. So the first question to you is that do you think that this series जो राजस्थान का जो इतिहास हम जो कर रहे हैं is helpful in your preparation? क्या ये आपको अपनी तैयारी में हेल्प कर रही है? If yes, then please like the video, share it with your friends and subscribe to the channel so that we grow more and more. और इसके अलावा if you people want me to continue with this series, क्या आप चाहते हैं we should continue this series and complete this, or do you want me to make a videos on the new series, like do you want me to start on art and culture or geography or economy, whatever you feel, please let me know. You can send me a message on my Telegram channel whose link is given in the description below, and other than that you can also make your comments in the comment section below. Thank you.